हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश की यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ध्यांश भी बढ़िया है, मस्त है। तो सबसे पहले मैं उन सब लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी जो कुछ नए सब्सक्राइबर्स है 30 to 40,000 जो हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी स्टोरी भी शेयर कर रहे, ध्यांश को इतना सारा प्यार दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। तो थैंक यू सो मच। तो आज का जो व्लॉग बनाने जा रही हूँ मैं, वो ये बनाने जा रही हूँ, मतलब ये कोई व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वेस्ट सिंड्रोम क्या है और हम वेस्ट सिंड्रोम को कैसे फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वेस्ट सिंड्रोम क्या होता है। वेस्ट सिंड्रोम को इन्फर्टाइल स्पैज़म्स भी बोलते हैं। ये इसमें एक अलग प्रकार के झटके आते हैं बच्चे के अंदर जो नॉर्मल झटकों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये झटके जो बच्चे को स्टार्ट होते हैं वो 3 से 4 मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो झटके हैं बच्चे में 2 से 3 साल तक या तो कम हो जाते हैं या कई बच्चों में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यांश का केस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने ध्यांश को फर्स्ट टाइम वेस्ट सिंड्रोम के झटके महसूस किए थे तब वो 1 ईयर का हो चुका था। वो 18 अप्रैल को 1 ईयर का हुआ था और 20 मई को जब हमने डॉक्टर को इसकी वीडियो दिखाई और ये इजी जो टेस्ट हुआ था, तब वीडियो देखकर और टेस्ट देखकर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था 20 मई को कि ध्यांश को वेस्ट सिंड्रोम है, जब वो 1 साल का हो चुका था। तो वो झटके बड़े ही अलग प्रकार के थे। कुछ पेरेंट्स के लिए वो झटके पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है और कुछ पेरेंट्स वो झटके पहचान लेते हैं। बच्चे को कुछ अलग प्रकार के झटके हो रहे हैं तो वो तुरंत डॉक्टर को मिलते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि जब ध्यांश को झटके स्टार्ट हुए तो उसके बाद इसकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई। इस वेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि जब बच्चे की जितनी भी ग्रोथ होती है वो वहीं रुक जाती हैं, बच्चा बैक होता चला जाता है, जैसे वो अपनी सारी चीज़ें भूलता चला जाता है। जो हमारे साथ हुआ, ध्यांश के साथ क्या हुआ था कि जब ध्यांश को झटके स्टार्ट होते ध्यांश स्टैंडिंग तक था, मीन्स वो खड़ा हो जाता था। उसके बाद से मैं आपको बता रही हूँ कि उसके साथ विद इन 1 ईयर क्या क्या हुआ। वो स्टैंडिंग से पहले वो स्टैंडिंग भूला, सिटिंग भूला, फिर उसके बाद वो क्रॉलिंग भी भूल गया, फिर वो रोलिंग भी धीरे धीरे भूलता चला गया। उसके बाद उसने हमें पहचानना भी भूल गया। तो आप समझ लो कि वो 1 साल के अंदर अंदर फिर से न्यूबॉर्न बेबी की तरह हो गया कि मतलब हमने अपने बच्चे को पेरेंट्स बच्चों को देखते आगे बढ़ता हुआ, लेकिन हमने देखा है कि ध्यांश का डेवलपमेंट पूरा पीछे जाता जा रहा था। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल थी ये चीज़ें फेस करनी। हमें कुछ भी नहीं पता था सीजर्स के बारे में कि सीजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नहीं। और ध्यांश को थे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के सीजर्स हैं। आज ध्यांश 4 इयर्स का हो चुका है, लेकिन उसको वेस्ट सिंड्रोम के साथ साथ कई बार क्या होता है वेस्ट सिंड्रोम में कि बच्चों की या तो 3 से 4 इयर्स तक बच्चे की वेस्ट सिंड्रोम बिल्कुल ठीक हो जाती है या उसके झटके कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यांश के केस में क्या हुआ कि ना तो उसके झटके कम हुए और ना ही बंद हुए। इनफैक्ट उसको वेस्ट सिंड्रोम के झटके तो आ ही रहे हैं, बल्कि उसको मल्टीपल टाइप सीजर्स भी स्टार्ट हो गए, जिसमें उसको काफ़ी अलग अलग टाइप के सीजर्स आते हैं। मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप के सीजर्स होते हैं। एक तो जो बच्चे को झटके आते हैं वो तो है ही। दूसरा, उसको वो एकदम जैसे मान लो लेटा हुआ है या वो सो रहा है तो एकदम अचानक तेज रोने लग जाता है। हमें दिखेगा नहीं कि उसको सीजर आया, लेकिन वो कंटिन्यू तेज तेज रोने लग जाएगा। दूसरा होता है कि उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है और फिर उसके बाद वो रोना शुरू करता है। तीसरा है हमें दिखेगा नहीं कि सीजर आया, लेकिन उसकी जो सांसें हैं वो तेज तेज जैसे स्टार्ट हो जाएंगी चलनी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि उसको सीजर आया। तो ये कुछ टाइप के उसको अलग अलग टाइप्स के उसको सीजर स्टार्ट हो गए। किसी में उसको आइज ब्लिंक होना उसकी स्टार्ट हो जाती है, वो अपनी आंखें बार बार बंद करता खोलता है, ये वाले उसको नए सीजर स्टार्ट हुए हैं। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते कि सीजर से उसके क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे हैं ध्यांश के। अगर हम उसके खाने पीने को ले तो वो खाना पीना बिल्कुल सही कर रहा है। वेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चे को सोने से पहले सीजर्स आते हैं या जब वो सोकर उठता है उसके बाद उसको सीजर्स आते हैं। लेकिन ध्यांश के केस में ऐसा भी नहीं है। उसको सोने से पहले और सोने के बाद तो सीजर आते हैं, लेकिन उसको दिन में कब सीजर आ जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसको किसी भी टाइम सीजर आता है। कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई बेल बजी तो सीजर आ गया,
कोई उसके पास आके बैठा तो, लेकिन जैसे डॉक्टर ने हमें बताया था कि ये सिर्फ एक ही बार होता है जब बच्चे के साथ कुछ नया होता है। जैसे मान लो अचानक उसके पास कोई आके बैठ गया तो उसको एकदम ट्रिगर हो गया, उसको सीजर आ गया। लेकिन वही चीज उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी बार होगी तो ऐसा नहीं होगा, फिर उसको सीजर नहीं आएगा। कुछ भी मतलब अब मेरे कहने का मतलब है कुछ भी नई चीज बच्चे के साथ हो तो उसको ट्रिगर हो सकता है और उसको सीजर आता है। ये चीज ध्यांश के साथ होती है। मैं आपको जो अपनी जर्नी है वो बता रही हूँ, जो हम फेस कर रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप किसी से रिलेट मत करना कि नहीं हमारे बच्चे को ऐसा नहीं होता, हमारे बच्चे को नहीं होता। जो हम फेस कर रहे हैं, जो मैं फेस कर रही हूँ, मैं आपको वो बातें बता रही हूँ कि हमने ध्यांश के अंदर क्या क्या फेस कर रहे हैं। आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आप भी हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये नहीं इलाज मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे मोटिवेट, आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे कि हाँ आपने अपनी स्टोरी बताई हमें। एक बात फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे का डॉक्टर बार बार चेंज ना करें। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया और मैं अब फिर बता रही हूँ आपको कि प्लीज आप डॉक्टर चेंज ना करें, क्योंकि मैं अपने डॉक्टर के ऊपर पूरा बिलीव करती हूँ। मैंने अपना डॉक्टर आज तक चेंज नहीं किया, मैं उसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल केस है कि अगर मान लो बच्चे को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे। एटलीस्ट आपके पास एक डॉक्टर होगा, एक हॉस्पिटल होगा जहाँ आप बच्चे को दिखा रहे हो तो आप तुरंत बच्चे को वहां लेके जा सकते हो। हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें शेयर कर रही हूँ कि हमें जब बच्चे को कुछ होता है ना, मतलब कि बच्चे को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी या बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तब सिर्फ आपको वही हॉस्पिटल वही डॉक्टर दिखाई देता है जिससे आप इलाज करवा रहे हो। तो सेम हमारे साथ भी यही हुआ, हम भी उसी डॉक्टर के पास भागते हैं कि नहीं वही डॉक्टर बेस्ट है। ध्यांश की सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहे वो तो भगवान ही जान सकते हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे की फिजियोथेरेपी ना रुकवाएं। हम भी ध्यांश की कंटिन्यू थेरेपी करवाते हैं। बाय चांस बच्चा बीमार है तो एक कारण हो सकता है कि आप थेरेपी भी नहीं लेके जा रहे हैं, नहीं तो उसको बच्चे को कंटिन्यू थेरेपी करवाएं। आप ये टेंशन ना लें कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हमें खुद 3 साल हो गए थे अंश की फिजियोथेरेपी करवाते हुए। कई लोग तो हमें क्वेश्चन करके ये भी पूछते हैं कि मैम अभी तक तो इसने, आप इतने टाइम से इसकी फिजियोथेरेपी करवा रहे हो अभी तक तो इसने बैठना नहीं सीखा। अरे आप ये भी तो देखो ना कि बच्चे को सीजर्स भी तो कंटिन्यू आ रहे हैं, सीजर जब बच्चे को आते हैं तो वो बच्चा बैक पे चला जाता है, जो भी बच्चा सीखता है वो वापिस से भूलना शुरू कर देता है। अब ध्यांश की ये लगा लो 70 to 75% नेक होल्ड उसका आ गया है। लेकिन जैसे उसने, अब मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ कि ध्यांश ने एक साइड की करवट लेना शुरू कर दिया था, मीन्स वो एक साइड करवट ले लेता था, लेकिन उसके सीजर्स बढ़ गए। जैसे उसके सीजर्स बढ़े अब वो करवट लेना भूल गया। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि हम लोग थेरेपी करवा रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एक ना एक दिन आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और क्या पता रिजल्ट आपको मिल भी रहा हो लेकिन आपको दिखाई ना दे रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो बच्चे की थेरेपी जरूर करवाते रहें। और ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमें इससे कैसे लड़ना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस चीज को लेके रोना है या फिर वहीं पे उस चीज को छोड़ देना है या फिर उसके साथ आगे बढ़ना है। अपने आप को भी खुश रखना है, अपने बच्चे को भी खुश रखना है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी। मैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि रोना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप कितना ही रो लो, कुछ भी कर लो, कोई आपका दर्द बांटने नहीं आएगा। आपको अपने बच्चे के लिए खुद ही करना है, जैसे हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। हम भी बहुत रो चुके हैं, आप ये मत सोचना कि हम नहीं रोए, हम भी बहुत रो चुके हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, आपको खुद आगे बढ़ना है। जब आप खुद आगे बढ़ोगे ना अपने बच्चे के साथ, तो लोगों को खुद ही, आप लोगों की बातें तो छोड़ ही दो, लोगों की बातें तो यहाँ पे छोड़ ही दो, क्योंकि कोई किसी के काम नहीं आता। आपकी फैमिली, आप हस्बैंड वाइफ, आप ही एक दूसरे के काम आओगे। अपने बच्चे को लेके आगे बढ़े, प्यार से बढ़े। अगर वो बीमार है तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दे, लेकिन उसका इलाज कंटिन्यू करवाते रहे। बच्चे का डॉक्टर बार बार चेंज ना करे, ढेर सारा प्यार दे उसे, उसको घुमाए बाहर। ऐसा नहीं है कि आप उसको अंदर, आपको रूम में लेटा दिया, बस छुट्टी,
अब मतलब अगर चल फिर नहीं पा रहा है तो आपने उसको वहीं छोड़ दिया, नहीं, आप उसको घुमाओ, थोड़ी देर बाहर निकाल लो उसे, ताकि उसको भी इन्वायरमेंट का पता चले। क्या पता वो अंदर अंदर फील कर रहा हो जो हमें ना पता चल पा रही हो। तो आप प्लीज बच्चे को बाहर घुमाएं फिराएं, अच्छे इन्वायरमेंट में उसको लेके जाएं, ढेर सारा प्यार करें। और ये तो मुझे खैर कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर पेरेंट्स, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। थियांश को ढेर सारा प्यार देने के लिए यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार करते हो थियांश को, मैं जानती हूँ। कुछ लोग हमसे इतने दिल से जुड़े हुए हैं जिनका मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। एक दिन शायद कभी टाइम मिला तो मैं फुर्सत में बैठ के उन लोगों के बारे में सबसे आप लोगों से बातें करूंगी कि वो कौन है जो थियांश को इतना सारा प्यार, जो काफी टाइम से थियांश के साथ जुड़े हुए हैं। और उन हमारे नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी थैंक यू सो मच, जो 30 से 40,000 तक हमसे जुड़े हैं और थियांश को इतना प्यार दे रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पे। उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी सिर्फ हम ही नहीं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या पता कि आप लोगों का स्टोरी शेयर करने से आपका कुछ दर्द कम हो जाए। जब आप अपना दर्द शेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपना दर्द कम कर रहे हो। अपनी कहानी बताना भी एक हिम्मत की बात है जो हर किसी में नहीं होती। तो जो लोग अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए भी, और ढेर सारा प्यार देने के लिए। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपके बच्चे भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हम सबकी ब्लेसिंग्स आप सबके बच्चों के साथ हैं। आप लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन और हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू सो